तो गाइज आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 232 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम रेवन से फाइट करते हुए कहते हैं हमें सिर्फ तेरी लोकेशन के ही बारे में पता नहीं चला, बल्कि हमें कुछ ऐसा भी पता चला है जो तेरे पूरे प्लान को जला के रख सकता है। दूसरी तरफ एलिसा विक्टर चाइल्ड को अपने मोबाइल में कुछ दिखाती है। ये लाइव ऑडियो होती है मैनेजर किम की जो वो रेवन को बोल रहे हैं, और वही चीज अब कुछ देर के लिए विक्टर चाइल्ड को भी सुनाई देने वाली है। मैनेजर किम कहते हैं हमारे पास जो जानकारी है वो एक चिंगारी है तेरे पूरे प्लान को जलाने के लिए। हमें पता चला है डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन के पास चाइल्ड फैमिली की कमजोरी है। और ये बात सुन के विक्टर चाइल्ड काफी हैरान होता है। दूसरी तरफ मैनेजर किम अब भी रेवन को कहते हैं तेरे रिएक्शन को देख के ऐसा लगता है तूने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन रेवन अब भी ऐसा दिखा रहा होता है जैसे ये सब कुछ झूठ है, और भागते हुए मैनेजर किम के एक लात मारते हुए कहता है मुझे नहीं पता तूने ऐसी अफवाहें कहाँ सुनी, लेकिन तेरी किसी भी बात का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं। मैनेजर किम इस लात को ब्लॉक तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी फोर्स की वजह से पीछे जाते हैं और अपने मन में कहते हैं ये बंदा सच में काफी ज्यादा तेज है। रेवन कहता है जो भी हो ये सब कुछ काफी ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। तो ना सिर्फ यहाँ घुसपैठ करने में कामयाब हुआ, बल्कि तूने चाइल्ड फैमिली की कमजोरी की अफवाहों के बारे में भी सुना है। लेकिन कहा जाता है हमारे धंधे में कोई सीक्रेट नहीं होता, लेकिन मुझे तो लगा था हमारी सिक्योरिटी काफी ज्यादा तगड़ी है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम लोगों को सच में कितना पता है। यानी कि रेवन को कहीं ना कहीं चिंता तो हो ही रही है कि कहीं इन लोगों को कुछ ज्यादा तो नहीं पता हमारे बारे में। इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे ताई की मैनेजर किम को बताते हुए कहता है मेरे दिमाग में जो प्लान है वो ये है, हम एक ट्रांसमीटर प्लांट करेंगे डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन में और चाइल्ड फैमिली को वहाँ से लाइव ऑडियो सुनाएंगे ताकि हम डिवाइन को एक्सपोज कर सके। जहाँ तक मैंने सुना है डिवाइन के पास सच में चाइल्ड फैमिली की कमजोरी है, लेकिन ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो कमजोरी है क्या। लेकिन सुनने में आया है वो कमजोरी कुछ ऐसी कमजोरी है जो चाइल्ड फैमिली को हिला के रख सकती हैं। अगर चाइल्ड फैमिली की वो कमजोरियां बाहर आ जाती हैं, उससे जो चाइल्ड फैमिली को नुकसान होगा वो कभी भी भर नहीं पाएगा। ऊपर से सुनने में आया है चाइल्ड फैमिली के कुछ साथी ऐसे भी हैं जो छुप के उस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो कमजोरी सबके सामने आ जाएगी तो आपको क्या लगता है वो लोग चुप रहेंगे? इसीलिए हमारे इस ऑपरेशन का नाम रखा है हमने रीपर्पस। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा डिवाइन के पास जो चाइल्ड फैमिली की कमजोरी है वो डिवाइन के ही गले का फंदा बन जाए। और इस वक्त मैनेजर किम जिनचॉल के साथ थे। जिनचॉल कहता है हाँ, और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। जिसने ये पता लगाया था चाइल्ड फैमिली की कमजोरी डिवाइन के पास है वो आर्केना से था। याद है सोफिया ने उस बंदे से फाइट करते हुए क्या कहा था? उसने कहा था आर्केना ने रशिया और यूएस की सिक्योरिटी को ब्रीच करा है। इसका मतलब शुरुआत से ही डिवाइन का असली टारगेट चाइल्ड फैमिली ही था। अब मैं आसान शब्दों में समझा देता हूँ। आर्केना ने रशिया और यूएस की नेशनल सिक्योरिटी को छेड़ा था, उस पर घुसपैठ करी थी, और चाइल्ड फैमिली का इन दोनों कंट्रीज से शायद कुछ बहुत तगड़ा कनेक्शन है, और आर्केना काम कर रहा था डिवाइन के लिए। इसका मतलब आर्केना ने ही यूएस से चाइल्ड फैमिली की कोई कमजोरी निकाली ताकि डिवाइन उसका इस्तेमाल कर सके। ये बात बताई तो नहीं गई यहाँ पे, लेकिन मुझे लगा कि समझने में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है किसी के लिए, इसलिए बता दिया। इसके बाद हम दोबारा से रेवन और मैनेजर किम की फाइट में आते हैं, जहाँ पे मैनेजर किम इसके एक मुक्का मारते हुए कहते हैं लगता है तुझे फालतू की चीजों की चिंता करने की आजादी है, लेकिन अभी कुछ और है जिसकी तुझे चिंता करनी चाहिए। डिवाइन मैनेजर किम के हमलों को ब्लॉक करते हुए अपनी कमर से एक गन निकालता है, बट जैसे ही मैनेजर किम के ऊपर फायर करता है मैनेजर किम इसके हाथ को साइड कर देते हैं। इनके बीच लगातार हाथापाई होती है। रेवन कोशिश कर रहा होता है बस एक गोली मार दूं इसके, लेकिन मैनेजर किम बार बार इसका हाथ साइड कर देते हैं जिससे गोली नहीं मार पाता सही से। और अचानक से ही रेवन के एक हाथ को पकड़ के शायद से तोड़ने वाले थे, लेकिन रेवन अपने हाथ को बहुत ही खतरनाक तरीके से घुमा के मैनेजर किम की पकड़ से छूट के पीछे हो जाता है और कहता है, और आई थिंक इसके हाथ की गन भी नीचे गिर चुकी है जो मैनेजर किम ने ही गिराई होगी। रेवन कहता है तू पहले ही आम इंसान की औकात से बहुत आगे निकल आया है, लेकिन तू अकेला नहीं जो उस लेवल पे पहुंचा। और ये गोली की रफ्तार से मैनेजर किम के पास आके उनके मुंह पे मुक्का बजा देता है। ये शायद किसी तरीके का स्पेशल अटैक था जिससे वो इतनी जल्दी मैनेजर किम के पास पहुंच गया, क्योंकि यहाँ पे कलर भी थोड़ा अलग हो चुका है पैनल का। और यहाँ पे मुझे वही सीन याद आ गया जहाँ पे जेम्स ली ने जैक ग्योन ना को मारा था स्पेशल अटैक। खैर मैनेजर किम को ये मुक्का बजाने के बाद ये एक और मुक्का मारते हुए कहता है तूने भी जरूर मौत और जिंदगी के बीच की लाइन को कई बार पार करा होगा और कई बार मौत के मुंह से जिंदा बच निकला होगा, लेकिन मैं भी नर्क की गहराइयों से ऊपर उठा हूँ। इसके बाद मैनेजर किम के ऊपर एक और मुक्का पड़ता है। वो थोड़ा सा स्लाइड करते हुए खुद को संभाल लेते हैं, पर ये दोबारा से एक झटके में मैनेजर किम के पास आ जाता है और मुक्का मारते हुए कहता है मेरा मकसद है
उन लोगों को सम्मान देना जो गलत तरीके से मारे गए, और ये मैं करूंगा उनको एक ऐसी दुनिया देके जहाँ पे कायरता नहीं है। इसका मतलब अब मैं पीछे नहीं हट सकता, ये बात तो तू भी मानेगा। और ये मुक्का मैनेजर किम की तरफ इतना फास्ट आ रहा होता है कि वो भी अपने मन में सोचते हैं ये बहुत खतरनाक है। दूसरी तरफ वैलेंटीना ने सलादीन के ऊपर अपनी नीडल से काफी सारे हमले कर दिए होते हैं, लेकिन इसके शरीर में इतने सारे छेद बनाने के बावजूद भी ये मरा नहीं। इसलिए वैलेंटीना इसको देख के कहती है, काफी अजीब बात है, आखिर ये अब तक अपने पैरों पे खड़ा कैसे है? मुझे पूरा यकीन है मैंने इसके शरीर के सही हिस्सों में हमला करा था। अलादीन का भाई सलादीन कहता है, तेरी ये निडल्स काफी ज्यादा चुभ रही हैं। मैं 2 दिन से 1 सेकंड के लिए भी सोया नहीं, लेकिन जब मैं ये बात भूल जाता हूँ तो दोबारा से गड़बड़ हो जाती है। क्या तुम मेरे ऊपर थोड़ा रहम नहीं कर सकती? सलादीन अपने पेट से वैलेंटीना की निडल निकालता है और ये दोनों ही वैलेंटीना की निडल से आपस में एक दूसरे के ऊपर हमले करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जबरदस्त तलवारबाजी जैसी फाइट के बीच में वैलेंटीना अपने मन में कहती है, मुझे पूरा यकीन है मैंने इसके ऊपर सही से हमला करा था। इसके दिल पे, लंग्स पे और बाकी के जरूरी हिस्से पे मैंने अपनी निडल घोप दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर ये हिल कैसे पा रहा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी खतरनाक ट्रेनिंग करी है, क्योंकि अगर तुम इंसान हो तो तुम्हारे शरीर में वो हिस्से होते हैं जिनमें मारते ही तुम मर जाओगे। और सच में वैलेंटीना ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन सलादीन फिर भी मर नहीं रहा है। इतने में ही वैलेंटीना को याद आती है कुरोदा युकी की, जिन्होंने एक बार वैलेंटीना को कहा था, वैलेंटीना, इंसान के शरीर में एक नदी सी बहती है जिसमें नसें खून को इधर उधर लेके जाती हैं। कहीं कहीं पे इनके कुछ भंवर भी होते हैं जिनको लोग कहते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। याद रखना, एक मैप हमेशा गलत हो सकता है, लेकिन इंसान के अंदर वो नदी कभी झूठ नहीं कहती। सिर्फ अपनी आंखों के ऊपर यकीन मत करो, अपने सेंसेस का भी इस्तेमाल करो सामने वाले की कमजोरी ढूंढने के लिए, क्योंकि यही है हमारा क्रोधा स्टाइल। इसलिए वैलेंटीना अपना फोकस बढ़ाते हुए सलादीन को ध्यान से देखती है और उसे कुछ महसूस होता है, जिससे उसकी आंखें दोबारा से ब्लड लस्ट से भर जाती हैं और बहुत ही फुर्ती में ये दोबारा से अपनी निडल सलादीन के आर पार करके कहती है, अब मुझे समझ आ चुका है, तेरे शरीर के अंग उनकी सही जगह पे नहीं है, तेरे ऑर्गन्स की पोजीशन बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है। वैसे तो इसको एक बीमारी माना जाता है, लगता है तूने ये पैसों से करवाया है, पैसों से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक चमत्कार ही है कि इसके बावजूद भी तू जिंदा है। यानी कि जब वैलेंटीना ने इसके दिल पे मारी थी अपनी सुई, तो दिल पे वो लगी ही नहीं थी, क्योंकि उसका दिल यहाँ पे था ही नहीं जहाँ पे होना चाहिए था। बट अभी जब सही हमला पड़ा है तो सलादीन पूछता है, तुम्हें ये कैसे पता चला? वैलेंटीना इसके गले के नीचे से अपनी निडल डाल के माथे से बाहर निकाल देती है और कहती है, मैंने हमेशा यही सीखा है किसी के कमजोर हिस्सों को कैसे पहचाना जाए। इसके बाद वैलेंटीना एक बहुत खतरनाक हमला करती है जिसका नाम है बिग डैम व्हाइट एबिस, और सलादीन को इतनी जगहों से घोप देती है कि वो गिन भी ना पाए। ऑब्वियसली उसका काम 25 हो चुका है। वैलेंटीना कहती है, टेक्निक से भी ज्यादा जरूरी होता है अपने दुश्मन की कमजोरी का पता लगाना, और उस औरत ने बार बार मेरे दिमाग में यही बात डाली है। वैलेंटीना अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करते हुए कहती है, मैंने एक एग्जीक्यूटिव को एलिमिनेट कर दिया है, आगे के ऑर्डर्स का इंतजार है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, बहुत अच्छे, तुमने उससे जल्दी काम कर दिया जितना मैंने सोचा था। हाँ, इसमें हांशु शियोंग की एक्टिंग का बहुत बड़ा हाथ है। ऊपर से मैं एक ऐसे बंदे से फाइट कर रही थी जिसे कोई नहीं जानता, और अगर मैं इसको मारने में ज्यादा वक्त ले लेती तो ये किसी को अच्छा नहीं लगता। यानी कि वैलेंटीना यहाँ पे थर्ड वॉल ब्रेक करके तुम लोगों से बात कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रेवन लगातार मैनेजर किम के ऊपर पंचेस बजाए जा रहा होता है। मैनेजर किम उन सबको ही ब्लॉक कर रहे होते हैं, लेकिन रेवन जैसे ही एक खतरनाक सा दोबारा से पंच मारता है, उसे एहसास होता है अगर मैंने ये पंच मार दिया तो मेरा हाथ कट सकता है, इसलिए वो खुद पीछे हो जाता है। हालांकि रेवन ने कुछ देखा नहीं, ये सिर्फ उसकी इंस्टिंक्ट थी जो कि बिल्कुल सही थी, क्योंकि पीछे होने के बावजूद वो बचता नहीं। मैनेजर किम की सिल्वर थ्रेड से उसके हाथ में एक कट लग चुका होता है और मैनेजर किम कहते हैं, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ, मैं बहुत लंबे समय से एक ही जगह पे रुका हुआ था। ये कहते हुए मैनेजर किम की सिल्वर थ्रेड्स अभी चारों तरफ फैल चुकी है, जिसके बीच में रेवन फंस चुका है। मैनेजर किम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं, मैं काफी समय तक एक जगह पे रुका रहा ताकि अपने खास लोगों को बचा सकूं। मेरे एक्शंस लगातार मेरे बिलीव्स को दबाते रहे, उसकी ही वजह से अगर मैं और ज्यादा ताकतवर बनना भी चाहता था तो भी बन नहीं पाया, लेकिन अब चीजें बदल चुकी है। रेवन को समझ नहीं आता इस बंदे के हाथ में सिल्वर थ्रेड्स कब आई, और ये सिर्फ 1-2 नहीं है बल्कि 1 डजन भी नहीं है, उससे भी ज्यादा है। रेवन को और ज्यादा समझ आता है कि ये यहाँ पे चौड़े पे इसलिए आया क्योंकि इसके अंदर दम था, क्योंकि रेवन हैरान तो है, उसे पता भी नहीं चला वो इन थ्रेड्स के बीच में कब फंस गया, और अगर वो थोड़ा भी हिला तो काट दिया जाएगा। इसको फंसा के मैनेजर किम कहते हैं, अब तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है खुद को रोकने की। इसके बाद हम एक और पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे मैनेजर किम टॉम ली से गाइडेंस मांगने गए थे, और टॉम ली कहता है, फाइनली तुमने ये कर ही दिया, अब मैनेजर किम पूरी तरीके से बेरहम बन चुके हैं, लेकिन जो बंदा पहले से ही इतना ज्यादा ताकतवर है
वो मुझसे गाइडेंस मांग रहा है, क्यों? मैनेजर किम कहते हैं, सिर्फ आपसे नहीं डायरेक्टर, मैं कुछ और ताकतवर लोगों से मिलने का प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्किल्स को और ज्यादा बेहतर बनाते बनाते एक अलग लेवल तक पहुँचना चाहता हूँ। आखिरकार मैं आपकी तरह एक पैदाइशी जीनियस नहीं हूँ डायरेक्टर। मतलब समझ रहे हो, मैनेजर किम ने जो पाया है अपनी मेहनत के दम पे पाया है, वो कोई जीनियस नहीं और ना ही कोई हैकर। और जिन बाकी ताकतवर लोगों की वो बात कर रहे हैं जिनसे उन्हें मिलने जाना है, उनमें से एक कोड नंबर 1 भी है, या फिर उसका नाम कोड नंबर 0 था, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन उसका नाम असली था वुचुल नैम, जिसने सिल्वर थ्रेड्स वाली टेक्निक खुद बनाई थी। उसकी ही टेक्निक्स मैनेजर किम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सारी बातों का मतलब ये बनता है कि मैनेजर किम अब और ज्यादा ताकतवर बनते जा रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में रेवन को वो कहते हैं, मेरे पास अब तक कोई वजह नहीं थी इनका इस्तेमाल करने की, लेकिन लगता है अब मुझे सही दुश्मन मिल चुका है जिससे मैं अपनी ट्रेनिंग का नतीजा दिखा सकता हूँ। तो तू क्या बोल रहा था? तू भी नर्क की गहराइयों से ऊपर उठा है। मैं जानने के लिए क्यूरियस हूँ, वो कौन सा नर्क था जहाँ पे तू सरवाइव करा? इसके अगले सीन में हम देखते हैं जिनचाल पार्क भी यहीं कहीं होता है और कहता है, लगता है एरिस के सारे लोग काफी मेहनत से काम कर रहे हैं, जिस वजह से डिवाइन डिफेंसिव पोजीशन में आ चुका है। इसी वजह से मैं यहाँ इतनी जल्दी आ पाया हूँ। तो यही वो जगह है जहाँ पे चाइल्ड फैमिली की कमजोरी को होना चाहिए। जिनचॉल ने यहाँ पे काफी सारे बंदे मार के लिटा रखे होते हैं और अभी एक बड़े से दरवाजे के सामने खड़ा है, जो कि मुझे एक तिजोरी जैसी लग रही है जिसके अंदर कुछ सीक्रेट हो सकता है। और ऑब्वियसली अगर सीक्रेट होगा तो चाइल्ड फैमिली का ही सीक्रेट होना चाहिए उसे। खैर गाइस, ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। बाय।